नेपाल जल रहा है। 8 और 9 सितंबर को हजारों नौजवान, मोस्टली जेनजी, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स काठमांडू की सड़कों पर उतर गए। कर्फ्यू को तोड़ते हुए उनका पुलिस के साथ भयानक टकराव हुआ। पुलिस ने जवाब में टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और यहाँ तक कि असली गोलियां तक चला दी। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स ने भी पीछे हटने की बजाय सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगाई, मीडिया ऑफिसेज और पार्टी हेडक्वार्टर्स पे हमला किया और पूरे काठमांडू शहर को एक जलता हुआ आग का मैदान बना दिया। And they want to control us just like a dictator. किसी भीड़ में शामिल था 23 साल का सुलभ श्रेष्ठा और 19 साल का आयुष थापा। सुलभ नेपालगंज का रहने वाला था। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद काठमांडू आया था जॉब की तलाश में। उसके रिलेटिव्स ने बताया कि उसका आगे ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान था। आयुष भी नेपालगंज से था। उसने फैमिली को बोला था या तो वो पढ़ाई करेगा या काम के लिए अब्रॉड निकलेगा। ये दोनों ही 8 और 9 सितंबर को पार्लियामेंट के बाहर बड़े जेनजी प्रोटेस्ट में शामिल थे। जब पुलिस ने फायरिंग की, इन दोनों को गोली लगी और उनकी मौत बानेश्वर पार्लियामेंट एरिया के पास हो गई। और सिर्फ सुलभ और आयुष ही नहीं बल्कि बहुत से यंग स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स में लाए गए। इनमें से मोस्टली सबके या तो सर पर गहरी चोट थी या गोली लगने की इंजरीज थी। इतनी फैमिलीज ऑटोप्सी रूम्स के बाहर इंतजार कर रही थी। ज्यादातर विक्टिम्स अनएम्प्लॉयड यूथ या स्टूडेंट्स थे जो सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। हॉस्पिटल्स ने कंफर्म किया कि कई लोग मारे गए और 100 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, जिससे लोकल मीडिया ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड उठाई। इसी बीच एक और शॉकिंग वीडियो सामने आई। फाइनेंस और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रोटेस्टर्स काठमांडू की सड़क पर पीछा करके बुरी तरह मार रहे थे। आई विटनेसेस के मुताबिक उन्हें गिरा दिया गया, लात घूंसों से मारा गया और जबरदस्ती नदी की तरफ धकेला गया। वायरल क्लिप्स में उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इंटरनेशनल और रीजनल मीडिया ने भी ये सीन्स दिखाए जिसमें देश के फाइनेंस मिनिस्टर को इतना ह्यूमिलिएट करके ये मॉब बुरी तरह से पीटने लग रहा था। लेकिन आखिर में उनकी जान बचा ली गई और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें वहां से किसी भी तरह लेके निकल गई। देखते ही देखते काठमांडू की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। हालात इतने खराब हो गए कि नेपाल आर्मी को उतरना पड़ा। रिपोर्ट्स के हिसाब से कम 72 लोग मारे गए और 2100 से ज्यादा इंजर्ड हुए। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी भारी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई। वायलेंस शुरू हुआ 8 सितंबर को जब पार्लियामेंट न्यू बानेश्वर के बाहर पहली बार प्रोटेस्ट एस्केलेट हुए। दिन में प्रोटेस्टर्स की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, कुछ गाड़ियां तोड़ी गई, लेकिन रात तक ये आक्रोश वहीं तक लिमिटेड रहा। लेकिन 9 सितंबर को सिचुएशन एकदम से फट गई। मॉब्स ने फेडरल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, सिंघा दरबार के पार्ट्स और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को आग लगा दी। हिल्टन काठमांडू टावर जो नेपाल का टॉलेस्ट होटल है, उसमें भी शाम को आग लगा दी गई। रात तक हायत रेजेंसी को भी जला दिया गया जहाँ से टूरिस्ट को मास इवैक्यूएट करना पड़ा। एक इंडियन गेस्ट की ट्रेजिक डेथ भी हो गई जब वो आग से बचने की कोशिश में ऊपर से गिर गया। उसी रात वर्नाबस म्यूजियम होटल जो गोरखा इनकाउंटर्स नाम की ट्रैवल एजेंसी के फाउंडर और एक लॉ मेकर राजेंद्र बजगैन का था, उसे भी जला दिया गया। क्राउड्स ने कसिनोज को भी टारगेट किया जिन्हें पॉलिटिकल एलीट्स का अड्डा माना जाता है। आई विटनेसेस वीडियोस में थामिल और दरबार मार्ग के कैसीनोज में प्रोटेस्टर स्लॉट मशीन्स तोड़ते और आग लगाते क्लियरली देखे जा सकते हैं। नेपालगंज और पोखरा के कैसीनोज भी लूट लिए गए। इसी बीच राइटर्स ने कांतिपुर मीडिया ग्रुप हेडक्वार्टर्स पर भी हमला कर दिया, इक्विपमेंट जला दिया और ब्रॉडकास्टिंग भी बंद करा दी गई। ये तबाही 10 सितंबर तक चलती रही। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कई पुलिस पोर्ट्स को भी आग लगा दी गई। आप देख सकते हो इन गवर्नमेंट व्हीकल्स और कसिनो के इंटीरियर्स के जलते हुए विजुअल्स। इन लोगों के सामने अब जो भी आता ये उसे आग लगा रहे थे। चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, लग्जरी 5 स्टार होटल्स, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा था। देखते ही देखते नेपाल की सड़कों पर खून खराबा बद से बदतर हो गया। हर तरफ जलती हुई इमारतें और लोगों की चीखने की आवाजें सुनी जा सकती थी। लेकिन सवाल था कि ये सब के पीछे असली वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया नेपाल के जेनजी इतना भड़क गए कि उन्होंने सड़कों पर उतर के इतना भयानक दंगा फसाद शुरू कर दिया? It's being called a Gen Z revolution. Gen Z protest leaders are underway as the country faces its worst political unrest in decades.
नेपाल के जेनजीज की फ्रस्ट्रेशन कई महीनों से उबल रही थी। नेपाल करप्शन इंडेक्स में हमेशा नीचे ही रहता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से नेपाल 180 में से 107वें रैंक पर है और लोगों का मानना था कि लीडर सिर्फ खुद की तिजोरियां भरने में ही लगे हुए हैं। इन दंगों से पहले एक वायरल कैंपेन में नेपो किड्स पर स्पॉटलाइट डाली। मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स के बच्चे डिजाइनर ब्रांड्स लॉन्च करते, फॉरेन वेकेशंस में जाते और लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करते, जबकि आम इंसान बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। इनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स के प्लाकार्ड्स पर लिखा हुआ था, लीडर्स चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड विद गुची बैग्स बट आवर चिल्ड्रन रिटर्न इन कॉफिन्स। इन अमीर पॉलिटिशियंस के बच्चों की फोटोज माइग्रेंट वर्कर्स के गर्ल्स में मजदूरी करते हुए फोटोज से कंपेयर की गई। हैशटैग्स जैसे पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल और नेपो किड्स ने और आम लोगों का गुस्सा भड़का दिया। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि लीडर्स अपने दोस्तों को एनरिच करके करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। टिकटॉक और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस मिनिस्टर्स के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल को आम नेपाली की लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर करते हुए रेगुलर दिखाई जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर के अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी ऑनलाइन मॉक किया गया। एक 20 साल के प्रोटेस्टर ने बोला सब लोग करप्ट मिनिस्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई बात तब बिगड़ गई। उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। इस हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड ने ऑनलाइन गुस्से को सड़कों पर ला दिया। यूथ का पेशेंस इस सरकारी करप्शन के सालों के बाद फाइनली टूट गया और इस गुस्से के पीछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी वजह थी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, लगभग 20% 15 से 24 साल के यंग लोगों के पास पिछले साल जॉब नहीं थी। नेपाल के कई परिवार सिर्फ रेमिटेंसेस पर चल रहे हैं। जो अब्रॉड में काम करने वाले नेपालीज उनको बाहर से भेजते हैं। जब पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1300 पर ईयर हो, तब हर करप्शन स्कैंडल एक गहरा जख्म तो बनेगा ही। जैसे 2007 का वाइड बॉडी प्लेन स्कैंडल, जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने 2 एयरबस A330 प्लेन्स खरीदे और बाद में ऑडिट से पता चला कि इस डील में लगभग $10 मिलियन, वो सारा पब्लिक का पैसा कहीं डूब गया। कहां और कैसे वो पता नहीं, लेकिन ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर है और अगर एक्चुअल रीजन समझना है तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में माओइस्ट रिबेल्स और मोनार्की के बीच सिविल वॉर खत्म हुआ नेपाल में, जिसके बाद 2008 में किंग का रूल ऑफिशियली अबॉलिश हो गया। तब से नेपाल की डेमोक्रेसी काफी अनस्टेबल रही है। 2008 से लेकर आज तक नेपाल के 14 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं, मोस्टली कोलिशन गवर्नमेंट जो थोड़े ही टाइम में टूट जाती है। हर नई गवर्नमेंट करप्शन खत्म करने और जॉब्स क्रिएट करने के बड़े बड़े वादे करती है, पर असलियत में होता कुछ नहीं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 20% के आसपास ही है और टैलेंटेड स्टूडेंट्स, उनके लिए इंडिया, गल्फ या मलेशिया जाना एक बेटर चॉइस बन गया है। नेपाल के लोग ये अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स यहाँ हेरिडिटरी है, क्योंकि हर पार्टी ऑलमोस्ट सेम फैमिलीज के कंट्रोल में है, जो जनरेशन से जनरेशन तक पास होती रही। और पिछले कुछ सालों में करप्शन स्कैंडल्स की लाइन लग गई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जीरो। चाहे वो वाइड बॉडी जेट स्कैम हो या पुलचौक इंजीनियरिंग कैंपस फोर्जरी, जिसमें डॉक्टर भारत राज पहाड़ी, जो प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग थे पुलचौक कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, उनके खिलाफ CIAA ने ग्राफ्ट केस फाइल किया कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल सैलरी और लेजिटिमेट सोर्सेज से बहुत ज्यादा वेल्थ इलीगली इकट्ठी कर रखी थी। उसके बाद गोल्ड स्मगलिंग, जिसमें खुद के कस्टम्स ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, या फिर मिनिस्टर्स का पब्लिक फंड से अपनी पार्टी प्रोजेक्ट्स को ही फंड करना हो, ये सारे स्कैम्स बहुत कॉमन थे। और ये सब हेडलाइंस तो बनी, लेकिन किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को कोई सजा आज तक नहीं हुई। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोगों का ट्रस्ट टूट गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट ग्रुप्स कहते हैं कि नेपाल की एंटी करप्शन एजेंसीज या तो कमजोर रही हैं या वो बिल्कुल पॉलिटिसाइज्ड हैं। इसी वजह से हाई ऑफिशियल्स को चार्ज करना या सजा दिलाना मुश्किल था। लेकिन जून 2025 में जब ग्राफ्ट कमीशन CIAA ने फॉर्मर PM माधव कुमार और उनके साथ 93 लोगों को और पतंजलि लैंड स्कैम केस में चार्ज किया, ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था और नॉर्मली सिर्फ छोटे ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट किया जाता था। नेपाली मीडिया ने तो ये तक कहा कि किसी बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में यहाँ छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। असल में नेपाल में पहले से ही पावरफुल लीडर्स को एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिली हुई है। एक लॉ तो कैबिनेट के पॉलिसी डिसीजंस को इन्वेस्टिगेट करने से भी रोकता है। इसी वजह से कई लीडर्स बच जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मिनिस्टर्स लग्जरी प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं, बीच साइड प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक बुक्स भी आम लोगों के बच्चों को नसीब नहीं होती। इसी वजह से अर्ली सितंबर तक लोग एक्स मिनिस्टर्स के अरेस्ट की डिमांड भी करने लगे। फिर आया सोशल मीडिया बैन, जो फाइनल स्पार्क
मजाक बन गया। 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन अनाउंस कर दिया। ऑफिशियल्स का कहना था कि ये स्टेप उन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट लिया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर रजिस्टर नहीं हुए थे। लॉ के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स को लोकल ऑफिस खोलना था और रूल्स को फॉलो करना था। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट और 22 और ऐप्स ब्लॉक कर दिए गए। रीजन था फेलिंग टू रजिस्टर। टिकटॉक बैन नहीं हुआ क्योंकि उसने 2024 में ही रजिस्टर कर लिया था। 2023 में बैन होने के बाद जब ये सब ऐप्स शट डाउन हुए तो यूथ को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। जहाँ एक तरफ उनकी पूरी जनरेशन ऑनलाइन कनेक्टेड रहती है, वहाँ उनके नेटवर्क्स कट कर देना डायरेक्ट सेंसरशिप थी। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. बहुत लोगों को लगा गवर्नमेंट करप्शन डिस्कशंस को दबाना चाहती है। प्रोटेस्टर्स ने तो प्लाकार्ड्स तक उठाए जिसमें लिखा था शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। इसके बाद जो कोर प्रोटेस्ट प्लान हुआ वो एक पीसफुल यूथ लेड रैली थी जो कि जेनजी ऑर्गेनाइजर्स और सिविक ग्रुप्स ने ऑर्गेनाइज की। सबसे डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनाइजर हमी नेपाल एक जेनजी लेड एनजीओ ग्रुप था और अनिल बनिया जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने ओपनली बोला था कि ये एक पीसफुल कल्चरल प्रोटेस्ट होगा। 8 सितंबर 2025 को माइटीगर, मंडला और फेडरल पार्लियामेंट के पास बहुत बड़ा पीसफुल गैदरिंग होने लगा। लोग करप्शन और बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन टेंशन्स तब बढ़ गई जब क्लैशेस पुलिस के साथ स्टार्ट हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस और वाटर कैनन्स यूज किया क्राउड कंट्रोल करने के लिए। ये सिचुएशन 9 सितंबर को और एस्केलेट हो गई जब हजारों लोग पार्लियामेंट ब्रीच करने की कोशिश कर रहे थे और गवर्नमेंट कंपाउंड्स के अंदर घुस के तोड़फोड़ करने लगे। उधर सिक्योरिटी ने और ज्यादा फोर्स यूज किया और 9 सितंबर तक काठमांडू और दूसरे सिटीज में मल्टीपल फेटल शूटिंग्स रिपोर्ट हुई। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को लगा कि गवर्नमेंट ने उन्हें धोखा दिया है और पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया बैन को रेगुलेशन कहकर जस्टिफाई करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें बैन को प्रेशर में आकर हटाना पड़ा जब पहले ही दिन गोलीबारी में लोग मारे गए। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने उसके बाद रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन से बिल्कुल पहले गवर्नमेंट ने अपने लास्ट घंटों में एक इनडेफिनिट कर्फ्यू भी अनाउंस कर दिया, पर जेनजीज ने उसे भी तोड़ दिया। पुलिस और बाद में आर्मी तक को काठमांडू भेजना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बंदूकों का इस्तेमाल करना निहत्थे स्टूडेंट्स पर सब तरफ कंडेम हुआ। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने भी एक्सेसिव फोर्स के इस एक्ट को कंडेम किया। तो फिलहाल नेपाल की सिचुएशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ओली के 10 सितंबर को रिजाइन करने के बाद प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट की, जिसकी लीडरशिप एक्स चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के हाथ में दी गई और वो बनी नेपाल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। उनका काम है मार्च 2026 तक फ्रेश इलेक्शंस करवाना। इंटीरियम गवर्नमेंट ने विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन लगभग 10 लाख रुपए पर फैमिली देने का भी प्रॉमिस किया है और एक इन्वेस्टिगेशन पैनल भी बनाने की बात की है। आर्मी जो अब सिक्योरिटी रोल में है, उन्होंने वार्न किया है कि प्रोटेस्टर्स शांति बनाए रखें। मिड सितंबर तक शांति बनती दिख भी रही है और काठमांडू में कर्फ्यूज लिफ्ट हो गए हैं, लेकिन टेंशंस अभी भी कहीं पर हाई हैं। कई विक्टिम्स के फैमिलीज अभी भी जस्टिस मांग रहे हैं। एक वायरल वीडियो में एक स्टूडेंट के फादर ने कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जिसने शूट करने का ऑर्डर दिया उन्हें पनिश नहीं किया जाता। फाइनली नेपाली लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को अब कुछ क्रूशियल लेसन सीख लेने चाहिए। सबसे पहला, ओपन डायलॉग और रिफॉर्म। मतलब अगर यूथ की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो फिर प्रोटेस्ट फिर से इसी तरह भड़क सकते हैं। दूसरा, क्लियर अकाउंटेबिलिटी। ट्रस्ट तभी रिबिल्ड होगा जब टॉप लीडर्स को इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन फेस करना पड़ेगा। सिर्फ झूठी तसल्ली से काम नहीं चलेगा। वैसे कुछ पॉजिटिव साइंस भी है, जैसे लैंड एक्ट केस ने दिखाया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को भी चार्ज किया जा सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक रिलीफ। जॉब्स, एजुकेशन और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना होगा ताकि लोगों को काम और सुविधाएं दोनों मिले। और चौथा, सेफ गार्डिंग राइट्स। मतलब लोगों की बेसिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। नेपाल के इस क्राइसिस में सबसे बड़ी गलती थी सोशल मीडिया को बैन करना, जिससे यूथ को लगा कि उसकी आवाज दबाई जा रही है। किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी हेल्दी रहती है जब लोग अपनी बात ओपनली रख सके, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या प्रेस के थ्रू। जब गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करती है या जर्नलिस्ट को पनिश करती है तो प्रॉब्लम इससे और बढ़ती है।
और ऐसे भयानक दंगों में बदल जाती है। नेपाल को अपने नए लीडर्स के साथ इंश्योर करना होगा कि प्रेस फ्रीडम और ऑनलाइन स्पेसेस सेफ और ओपन रहें। इन शॉर्ट 2025 का नेपाल क्राइसिस सिर्फ जेन ज़ी अवेकनिंग नहीं बल्कि हम सबके लिए एक सबक है। सोशल मीडिया बैन ने सिर्फ आग में घी डालने का काम किया, लेकिन असली आग थी सालों का करप्शन, नेपोटिज्म और निगलेक्ट। यंग नेपालीज ने क्लियर कर दिया है कि अब वो ऐसा सिस्टम टॉलरेट नहीं करेंगे जहां एलीट्स रिच होते जाएं और बाकी सिर्फ ब्रेड क्रम्स के लिए स्ट्रगल करते रहें। नेपाल की सिचुएशन अब ऐसी है कि वो एक चार तरफा सड़क पे खड़ा है, या तो रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी चूज करे या फिर दोबारा फ्यूचर अनरेस्ट का रिस्क उठाए। ये चॉइस अब उनकी है। जो भी सोर्सेज मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या इंडिया को भी नेपाल के क्राइसिस से सीखना चाहिए या फिर जो चल रहा है बस वही चलते रहना देना चाहिए और हम सिर्फ ऐसे ही देखते रहें और चीजों के बिगड़ने का वेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।